हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, कल हम लोगों ने बात की थी टेस्ट रीटेस्ट मेथड की। हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्म्स ऑफ रियलेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स। तो उसमें टेस्ट और रीटेस्ट तो मेथड हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों का जो मेथड है रियलेबिलिटी, हम लोगों को कैसे ज्ञात करनी है, हम लोग उस बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो नेक्स्ट मेथड है हम लोगों का वो है पैरेलल फॉर्म मेथड। पैरेलल फॉर्म मेथड मीन्स समानांतर प्रारूप विधि। इस विधि से हम कैसे किसी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं, किसी स्टैंडर्ड्स की रियलेबिलिटी हमको मेज़र करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ये जो परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने की ये पैरेलल मेथड है, इसमें किसी एक परीक्षण की दो समान जो हैं प्रारूप उसका निर्माण किया जाता है। दो समान प्रारूप यानी फॉर्म को तैयार किया जाता है। यानी जो पैरेलल फॉर्म मेथड है आपका रियलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, इस मेथड में किसी भी परीक्षण को जिसकी हमको रियलेबिलिटी मेज़र करनी है, रियलेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो उसमें जो ये मेथड है आपकी, इसमें किसी एक परीक्षण के दो समान, दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर जो है फॉर्म तैयार करना होता है। कौन तैयार करेगा यहाँ पे? टेस्टर, जो परीक्षण करता है वो तैयार करेगा दो समान फॉर्म। साथ ही एक ही समूह पर ये दो समान फॉर्म तैयार किया जाएगा और एक ही समूह पर ये जो टेस्ट है उन्हें दो अलग अलग अवसरों पर एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। ठीक है। और दोनों जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से जो स्कोरिंग मिलेगी, जो प्राप्तांक होंगे, उनके बीच में सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। यही विश्वसनीयता जो गुणांक है परीक्षण के दो पहलुओं का मेजरमेंट कर देता है। यहाँ एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कोई परीक्षण होगा, ठीक है, उस परीक्षण को दो समान फॉर्म, सिमिलर फॉर्म में हमको बनाना होगा। यानी दोनों फॉर्म जो होंगे वो उसके सिमिलर फॉर्म बन जाएंगे। जब भी हम कोई टेस्ट लेंगे, कोई परीक्षण लेंगे, उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करनी होगी। तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए उसके दो जो फॉर्म हैं सिमिलर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। यानी एक ही परीक्षण के दो पार्ट, दोनों पार्ट आपके एक ही जैसे होंगे। ठीक है, ऐसा टेस्टर को बनाना होगा, परीक्षणकर्ता को बनाना होगा। साथ ही उसे जो दोनों फॉर्म है आपके, जो सिमिलर फॉर्म आपने तैयार किया है, उसी दोनों फॉर्म को एक ही समूह पर, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो एक ही ग्रुप होगा और वो दोनों समान जो प्रारूप जो पैरेलल मैंने तैयार किया है उन्हें अलग अलग समय पे, अलग अलग अवसरों पर एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। समूह आपका एक ही होगा। परीक्षण के जो दो सिमिलर फॉर्म हैं दोनों हमें एक ही ग्रुप पर एडमिनिस्ट्रेट करना है, अलग अलग समय पर, अलग अलग अवसरों पर। क्लियर है? दो अलग अलग अवसरों पे जब हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे तो जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमको स्कोरिंग मिलेगी, जो स्कोर हमको मिल रहा है, क्योंकि जब भी आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो आप उसकी गणना करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे, राय स्कोर निकालेंगे। तो जो राय स्कोर आप निकाल रहे हो तो वो राय स्कोर या जो उसकी स्कोरिंग है, क्योंकि जब भी स्कोरिंग की जाएगी तो दोनों का सेपरेट किया जाएगा। तो जो पहले फॉर्म का आपकी स्कोरिंग है और जो दूसरे फॉर्म की स्कोरिंग है, क्योंकि दोनों टेस्ट आपके एक ही ग्रुप पे एडमिनिस्ट्रेट कराए गए हैं, तो इन दोनों की जो स्कोरिंग है उनके बीच में जो प्राप्तांक है, एक ही ग्रुप होगा, उस पे दो सिमिलर फॉर्म का टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। दोनों टेस्ट जो आपके सिमिलर फॉर्म जो एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं उसकी स्कोरिंग सेपरेट सेपरेट की जाएगी और सेपरेट उसकी स्कोरिंग करने के बाद
दोनों स्कोरिंग के बीच सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन मेथड वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो सहसंबंध गुणांकों की गणना की जाएगी, यानी उनके बीच में कोई कोरिलेशन है, हाँ है तो कितना तक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ उनके बीच जब हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं तो यही विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण के दो पहलुओं का मेजरमेंट कर देता है। जो कोरिलेशन हमको मिलेगा, जो संबंध गुणांक मिलेगा, वो हमारे परीक्षण के दो पहलुओं का मेजरमेंट करेगा। अब आप कहेंगे ये कौन सा दो पहलू है? तो ये पहला पहलू है इसका टेम्पोरल स्टेबिलिटी, टेम्पोरल स्टेबिलिटी, कालिक स्थिरता। ठीक है, दूसरा इसका पहलू क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट आइटम, कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट आइटम्स, इट मीन्स विभिन्न पदों की प्रत्युत्तर संगति। तो यहाँ कालिक स्थिरता, विभिन्न पदों की प्रत्युत्तर संगति, यानी टेम्पोरल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट आइटम्स। परीक्षण के दोनों रूपों का निर्माण करते समय जब भी हम किसी परीक्षण का, क्योंकि हमको पैरेलल फॉर्म में जो टेस्ट है उसको बनाना है, तो दो हम जो इसका सिमिलर फॉर्म तैयार कर रहे हैं, दोनों समान प्रारूप जो तैयार कर रहे हैं, ये तैयार करते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना होगा? क्योंकि यूं ही तो हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर नहीं सकते और किसी टेस्ट को हम समान प्रारूप में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे आइटम्स हैं, अभी मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट आइटम्स, तो जो हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं, एक एक आइटम की रियलेबिलिटी वैलिडिटी सेपरेट होती है। किसी का 0.75 होगा तो किसी का 0.44 होगा, किसी का 0.35 होगा। तो सारे आइटम्स डिफरेंट हैं और सबकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी भी सेपरेट है। तो हम मान लीजिए कि अगर कोई फॉर्म तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई फॉर्म तैयार किया और उस फॉर्म में आपके जो आइटम्स की रियलेबिलिटी वैलिडिटी है, सपोज दैट अगर किसी आइटम की आपकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी 0.44 है, 0.47 है, 0.48 है या 0.50 है, तो वहाँ पर जो उसको हम जिस फॉर्म में रख रहे हैं और दूसरे में सपोज दैट मैंने अगर रख दिया 0.99, 0.8, 0.70, 0.50, 0.55, तो वहाँ एक साइड में हमारे जो आइटम्स रखे गए हैं उनकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी अधिकतम है, दूसरी तरफ जो आइटम रखे गए हैं उनकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि 0.4, 0.43, 40 ऐसे करके, तो जहाँ इस दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं होगी, तो जब इनके बीच में सिमिलरिटी नहीं होगी तो हमारा जो टेस्ट है वो आपका पैरेलल फॉर्म में तैयार नहीं हो पाएगा। हमको जब भी देखना है तो हमको सारे आइटम्स को मेज़र करना होगा जो हमारे एक टेस्ट में हैं। सारे आइटम को हम लेंगे, सबकी सेपरेट हम रियलेबिलिटी वैलिडिटी तैयार करेंगे। हम जब आपको टेस्ट बनाने की बात बता रहे थे, जब हम आपको बताए थे कि टेस्ट को कैसे बनाया जाता है, टेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को आइटम डिफ़िकल्टी और आइटम्स कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो उसमें जो बताया गया है कि एक एक जो आइटम्स हैं उनकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी हमको कैसे क्लियर करनी है। तो जब एक एक आइटम की रियलेबिलिटी वैलिडिटी हम सेपरेट ज्ञात करेंगे तो हमको सेपरेट फॉर्म में उसको रखना भी होगा। तो यहाँ जो भी आइटम होंगी उनकी रियलेबिलिटी वैलिडिटी जिसकी समान होगी उसे ही हम पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी दो पार्ट में हम उसको सेपरेट सिमिलर रूप में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमको ये करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमको खास ध्यान रखना होता है। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए। जब भी हम आइटम्स को सिमिलर फॉर्म में रखेंगे या समान प्रारूप में का हम निर्माण करना शुरू करेंगे, तो वैसी स्थिति में पदों की संख्या हमको देखनी है समान होनी चाहिए। जितना एक फॉर्म में हमारे आइटम्स होंगे उतने ही आइटम हमारे दूसरे फॉर्म में होने चाहिए। ये नहीं किसी में मैंने ज़्यादा रख दिया तो किसी में कम रख दिया। ठीक है। दूसरी तरफ जो पदों का रूप है, जो उसकी विषय सामग्री है, वो आपकी अलग नहीं होनी चाहिए।
कहने का मतलब है कि पदों का जो रूप है, जो आपके आइटम हैं, उनकी विषय सामग्री क्या है, वो किसका मेजरमेंट कर रही है, उससे रिलेटेड जो आंसर है वो आपका 2 बिंदु मापनी पे है, 3 बिंदु मापनी पे है, 5 बिंदु मापनी पे है, वो कैसा है, वो दोनों में होना चाहिए। यानी आप दो सिमिलर फॉर्म तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए सिमिलर पैरेलल फॉर्म में ए फॉर्म बी फॉर्म, तो फॉर्म ए जो है उसमें जो आप आइटम रख रहे हैं उसका जो विषय है, उसकी जो विषय सामग्री है, जो उसकी आइटम का रूप है, वैसा ही फॉर्म बी में भी होना आवश्यक है। क्लियर है? नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, दोनों जो आपके हैं फॉर्म ए और फॉर्म बी, दोनों के जो आइटम हैं, एकांश हैं, परीक्षण के जो पद हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल होनी चाहिए। जो आपने तैयार किया है उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी दोनों परीक्षण के पदों का कठिनाई स्तर अगर समान नहीं होगा तो वहाँ पर समान प्रारूप का निर्माण होना संभव नहीं है। समझ में आ रही है बात यहाँ पे? क्योंकि दोनों का अगर डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमको तो इक्वलिटी देखनी है, सिमिलरिटी देखनी है, और सिमिलर करने के लिए हमको उसका डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल रखना होगा। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जब आपकी इक्वल होगी तो उसके रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग आएंगे, तब जाकर हम कोरिलेशन निकालेंगे तो उनके बीच में कोई कोरिलेशन हमको मिल सकता है। बट किसी का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हायर है, किसी का डिफ़िकल्टी लेवल कम है, तो मान लीजिए फॉर्म ए पर अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल हमारा हायर जा रहा है, उसे कम आपके प्रयोज्य कर सॉल्व कर पाएंगे। दूसरे का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत लो है, उसे सारे प्रयोजन ने सही सही सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पर कोरिलेशन आप निकालोगे कैसे? सवाल ही नहीं उठता कि निकले। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जब भी हम सिमिलर फॉर्म को तैयार करते हैं किसी भी टेस्ट का, तो वहाँ पे हमको दोनों के यानी फॉर्म ए और फॉर्म बी दोनों की सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी इक्वल रखना होगा। ठीक है? नेक्स्ट है दोनों जो आपके आइटम्स हैं उनकी जो टाइमिंग सेटिंग है, ठीक, समय है, उसकी लिमिटेशन है, उसका इंस्ट्रक्शन है, वो एक ही जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी फॉर्म को एडमिनिस्ट्रेट किया और उस पर आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, टाइम लिमिट नहीं किया उसमें, आपने इंस्ट्रक्शन उसमें कुछ और आप दे रहे हो। यानी वहाँ पर अगर 2 बिंदु मापनी है, 3 बिंदु मापनी है, तो किस बिंदु मापने पे आपको अपना रिस्पांस देना है, ये आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिर वही बात आपकी आ जाएगी, देश काल परिस्थिति, उसका भी ध्यान आपको दोनों फॉर्म में इक्वल रखना है। ये नहीं कि हम किसी एक फॉर्म में हम कुछ और दे दिए, दूसरे फॉर्म में हम कुछ और दे रहे हैं। तो यहाँ दोनों फॉर्म में हमको जब भी देनी होगी तो उसका इंस्ट्रक्शन, उसकी टाइम लिमिटेशन, उन सब का हमको ध्यान रखना होगा। और जो मैंने फॉर्म ए के लिए इंस्ट्रक्शन लिख के रखा है, जो टाइमिंग सेटिंग की है, जो उसकी लिमिटेशन है, सेम वही हमको फॉर्म बी पर भी करना होगा। अगर ये दोनों आपके इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिटेशन, ये सब कुछ अगर दोनों फॉर्म के इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, तब जाकर के हमारा पैरेलल फॉर्म तैयार हो पाएगा। और जब हमारा ऐसा पैरेलल फॉर्म तैयार होगा तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसमें कोरिलेशन निकालने में आपको आसानी होगी, और साथ ही ये जो विश्वसनीयता गुणांक है उसका, वो हमको सही मिल पाएगा। ठीक है? यहाँ अगर हम बात करें स्टैनफोर्ड बिने की, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1935, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट 1935 और 935, उन्होंने जो आपके पैरेलल फॉर्म तैयार किए थे, समानांतर रूप जो तैयार किया, उसमें इनके 2 रूप थे, एल और एम। ठीक है? स्टैनफोर्ड ने जो पहली बार जो पैरेलल फॉर्म मेथड यूज़ किया 1935 में, उन्होंने 2 पैरेलल फॉर्म तैयार किए और इसके 2 रूप दिए थे, एल और एम। इसका तुल्यता गुणांक, यानी जो कंपैरेटिव स्टडी की गई या कोरिलेशन निकाला गया या विश्वसनीयता गुणांक जो मिला, वो 0.91 मिला। 0.91, समझ सकते हैं कि कहाँ तक मिल गया, 0.91 आपका कितना पहुँच गया। तो ऐसे ही अगर पैरेलल फॉर्म अगर इक्विवेलेंट तैयार किए जाएंगे, अगर सिमिलरिटी अगर दोनों फॉर्म में होगी,
तो इससे आपकी जो विश्वसनीयता है वो अधिकतम प्राप्त होती है। अधिकतम का कहने का अर्थ है कि इस विधि से जो प्राप्त विश्वसनीयता होती है, जो आपके पैरेलल फॉर्म मेथड से जो हमको रियलेबिलिटी मिलती है, ये परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात की गई जो विश्वसनीयता गुणांक है उसकी कमी को भी समाप्त कर देता है। यानी टेस्ट मेथड से जो आपको रियलेबिलिटी मिल रही है, इस रियलेबिलिटी से भी ये ज़्यादा रियलेबल होता है। कौन? पैरेलल फॉर्म मेथड। ठीक है। इस परीक्षण में एक ही परीक्षण को, जो पैरेलल फॉर्म मेथड है, इसमें एक ही परीक्षण को दो अलग अलग जो टाइमिंग होती है, जो अवसर होते हैं, उन पर एडमिनिस्ट्रेट न करके परीक्षण के दो समान प्रारूप को दो अलग अलग अवसरों पे आपका एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। यानी ये परीक्षण तो आपका एक ही होता है, लेकिन उसे दो सिमिलर फॉर्म में तैयार करके इसके बाद दो अलग अलग समय पर एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। तो सिमिलर है तो इसका मतलब कि सारी चीज़ें उसकी वही वैसी ही हैं जैसे कि पहले फॉर्म की है, टेस्ट आपका एक ही है। तो जो दो समान प्रारूप उसके तैयार हुए और अलग अलग अवसरों पे हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, प्रशासित कर रहे हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जिस सब्जेक्ट पे हम अपना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पे हम अपना टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट की रिहर्सल का, अभ्यास का और उसकी मेमोरी का जो इफेक्ट है वो हमारे रिजल्ट पे नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे क्यों? तो इस क्यों का जवाब मैं आपको दे दूं। इस क्यों का जवाब ये है कि हमने जो टेस्ट तैयार किया, सिमिलर तैयार किया, और सिमिलर जो मैंने तैयार किया है उसमें सारे आइटम सेपरेट हैं, सारे आइटम हमारे अलग अलग हैं, सारे आइटम की रियलेबिलिटी वैलिडिटी लगभग बराबर है। ठीक है। दो समान प्रारूप उसके हमने तैयार कर दिए हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस एकांश पे आप अपने रिस्पांस दे रहे हो वैसा ही रिस्पांस आपको अपने दूसरे फॉर्म पे देना पड़े, क्योंकि एकांश हमारे अलग हैं, रियलेबिलिटी वैलिडिटी उनकी इक्वल है, लेकिन क्वेश्चनायर में क्वेश्चन सेम वही नहीं है। तो यहाँ आपकी स्मृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति द्वारा जो उत्तर दिया जाने वाला है, उत्तरों पर बहुत ही ऐसा कम देखा जाता है कि जो प्रभाव पड़े। वो आंसर दे तो रहा है, जो रिस्पांस दे तो रहा है, लेकिन एक एकांश का प्रभाव दूसरे एकांश पे, एक आइटम का प्रभाव दूसरे आइटम पे नहीं पड़ रहा है या कम पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही नहीं होंगे, आइटम सेम नहीं होंगे। तो आइटम सेम नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपकी स्मृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिस्पांस आपको खुद से देना होगा। तो इनके बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी या हम उसका गुणांक निकालेंगे या कोरिलेशन निकाला जाएगा, वो हमारा वैलिड होगा, रियलेबल होगा। क्लियर है। दूसरी बात है कि जो हमारा समान ये प्रारूप विधि है परीक्षण की, पुनर्परीक्षण से अगर हम इसका कंपेरिजन करें, यानी टेस्ट रीटेस्ट मेथड और पैरेलल फॉर्म मेथड, इन दोनों का हम अगर कंपेरिजन करें तो हम कंपेरिजन में ये देखते हैं कि हमारी जो आपकी पुनर्परीक्षण विधि से अधिक आपकी पैरेलल फॉर्म मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब आपको ये पता ही है कि अगर कोई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां ज़रूर पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट भी करना आसान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी हर किसी में होती है। तो यही कमी इसमें भी है कि ये जो आपका पैरेलल फॉर्म मेथड है, इसमें परीक्षण के दो समान प्रारूप की रचना करनी पड़ती है। टेस्टर को, जो परीक्षण करता है, उसको दो समान प्रारूप सिमिलर फॉर्म का हमको तैयार करना होता है। साथ ही उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी करना होगा, क्योंकि हमने टेस्ट तो तैयार किया हुआ है, उस टेस्ट का हमको दो सिमिलर फॉर्म तैयार करना है। दोनों सिमिलर फॉर्म जो हैं इसके, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना जो होता है वो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि हम जिस आइटम्स को ले रहे हैं
वैसा ही आइटम हम दूसरा भी ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे टेस्ट में सारे आइटम इक्विवेलेंट हों। किसी की रियलेबिलिटी कुछ और होगी, किसी की वैलिडिटी कुछ और होगी। तो यहाँ जो सेपरेट रियलेबिलिटी वैलिडिटी है, तो वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन उसका जो होता है वो कम हो जाता है। तो इससे जो स्टैंडर्ड है उसकी रियलेबिलिटी जो है वो प्रभावित होने लगेगी। इसीलिए इसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो काफ़ी ट्रिपिकल होता है। इसके स्टैंडर्डाइजेशन ट्रिपिकल होने की वजह से ये जो आपका मेथड है इसे लोग कम पसंद करते हैं, सिर्फ इसीलिए। लेकिन मेथड ये आपका रियलेबल काफ़ी ज़्यादा होता है और यूज़फुल भी है। ठीक है। दूसरा, इस पे प्रभाव तो आपका स्मृति का कम पड़ रहा है, अभ्यास का कम पड़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से कम पड़ रहा होगा, क्योंकि जो पदों का प्रारूप है वो लगभग समान सा होगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका वैसा ही होगा, यानी सिमिलर होगा, एक ही जैसा क्वेश्चन होगा। तो कहने का अर्थ है कि जो आपके क्वेश्चनायर में आइटम होंगे उनकी विषय सामग्री जो होगी वो लगभग एक समान होगी। जब विषय सामग्री आपकी एक समान होगी तो वहाँ पे आपके क्वेश्चनायर के क्वेश्चन भी लगभग समान होंगे। जब क्वेश्चन लगभग समान होंगे, विषय सामग्री समान होगी, तो स्मृति और अभ्यास का प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा, कुछ न कुछ तो पड़ेगा ही। तो ये जो इस पर स्मृति और अभ्यास का प्रभाव पड़ेगा उसका इफेक्ट क्या होगा? सीधी सी बात है कि हमारी जो रियलेबिलिटी है वो प्रभावित होनी ही है। ठीक है। तो यहाँ आपकी जो पैरेलल फॉर्म मेथड है इसके सबसे बड़े दोष यही हैं कि इसमें जो समान हमको फॉर्म तैयार करने पड़ते हैं, सिमिलर फॉर्म तैयार करने पड़ते हैं, उसको तैयार करना ट्रिपिकल है और उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो करना कठिन होता है। इसके कारण ये मेथड कम लोग यूज़ कर पाते हैं, या वही यूज़ कर पाते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट पर्सन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्प्लिट हॉप मेथड, अर्ध विच्छेदन विधि। विश्वसनीयता हमको ज्ञात करने के लिए अर्ध विच्छेदन विधि या स्प्लिट हॉप मेथड यूज़ करना होता है। स्प्लिट हॉप मेथड परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए, किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। स्प्लिट हॉप मेथड का क्यों हो रहा है? ये जो परीक्षण है आपका ये जो स्प्लिट हॉप मेथड है आपका, ये परीक्षण के अर्ध भागों के प्राप्तांकों को ज्ञात करके विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है। इसमें स्प्लिट हॉप मेथड में परीक्षण के जो अर्ध भाग होते हैं उनके प्राप्तांकों को ज्ञात करके विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ आप कहेंगे अर्ध भाग क्या है, प्राप्तांकों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको जान लीजिए। परीक्षण जब हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी व्यक्ति पर ही होगा, तो परीक्षण का प्रशासन व्यक्ति पर एक ही समय पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक। और परीक्षण के अर्ध भागों में बांटने के लिए सामान्य रूप से परीक्षण को दो अर्ध भागों में विभाजन सम व विषम अंकों के माध्यम से किया जाता है। सम व विषम अंक यानी परीक्षण का हम अर्ध भाग, परीक्षण को हम टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और सामान्य रूप से परीक्षण को दो अर्ध भागों में बांटने के लिए, विभाजन के लिए सम व विषम अंकों का माध्यम, यानी कुछ का जो अंक होगा वो अलग होगा, दूसरे का अंक अलग होगा, किसी का सम होगा किसी का विषम होगा, इसके माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक भाग में सम संख्या वाले सारे पद होंगे और दूसरे भाग में आपके विषम संख्या वाले सारे पद होंगे। यहाँ बात समझ में आ रही है? यानी एक ही टेस्ट होगा, उसके जो आइटम हैं, टेस्ट आपका एक ही होगा, ये नहीं कि दो डबल टेस्ट है, वहाँ पे टेस्ट एक ही होगा, उसके जो आइटम हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। आधार क्या होगा वहाँ पे? सम और विषम। एक पार्ट में सारे सम संख्या वाले आइटम को लिया जाएगा, दूसरे पार्ट में सारे विषम संख्या वाले आइटम्स को लिया जाएगा।
ठीक हो। अब यहाँ पे आइटम को सपोज दैट मैंने ले लिया, तो अब प्रत्येक व्यक्ति के जो प्राप्तांक हैं, क्योंकि टेस्ट तो हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ही, तो जो व्यक्ति के प्राप्तांक हैं, हर व्यक्ति के प्राप्तांकों के बीच कोरिलेशन निकाला जाएगा। ठीक, तो यहाँ जब हर व्यक्ति के प्राप्तांकों के बीच में कोरिलेशन निकाला जाएगा, तो उस कोरिलेशन से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी विश्वसनीयता कितनी है। यानी विश्वसनीयता की गणना के लिए यहाँ पे हमें उसे कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसिस जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाता है। स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। यहाँ अब आप कहेंगे कि ये फार्मूला क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के आप लोग सुनिएगा। स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी जो फॉर्मूला है उसमें है स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर डैश अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर डैश। इसको अगर शो करना हो तो स्मॉल आर 11 इक्वल 2 स्मॉल आर 11 अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर 11। अब यहाँ इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर 11 इट मीन्स विश्वसनीयता गुणांक बराबर नेक्स्ट स्मॉल आर 11 परीक्षण का अर्धभाग। क्लियर है। तो यहाँ परीक्षण के अर्धभाग से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 1 प्लस फिर परीक्षण के अर्धभाग से, निकलेगा क्या आपका विश्वसनीयता गुणांक। क्लियर है। फार्मूले का एक बार थोड़ा सा ध्यान से फिर से सुन लीजिए आप लोग। स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर डैश अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर डैश। यहाँ हर खंड का जो विश्वसनीयता गुणांक है, क्योंकि 2 खंड में उसको डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ एक पार्ट का जो आपके विश्वसनीयता गुणांक है दूसरे जो खंड है उनके बीच में, क्योंकि 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट का हमको निकालना है कोरिलेशन। ब्राउन प्रोफेसी जो फार्मूला है, ब्राउन प्रोफेसी जो आपका फार्मूला है, उससे विश्वसनीयता गुणांक को जो 2 अर्धभाग हैं उनके बीच में कोरिलेशन आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ किसी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक में वृद्धि करनी है तो परीक्षण के पदों, पद का यानी मतलब है एकांश या आइटम, उनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि करके की जा सकती है। यानी किसी भी परीक्षण का अगर हमको विश्वसनीयता बढ़ानी है, किसी भी टेस्ट की विश्वसनीयता को बढ़ाना है, तो हमें करना क्या है, परीक्षण के एकांशों को बढ़ा देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कंपटीशन में आपके पूछा जाता है कि किसी भी टेस्ट की रियलेबिलिटी अगर बढ़ानी हो तो क्या किया जा सकता है। तो जब भी किसी टेस्ट की हमको रियलेबिलिटी विश्वसनीयता बढ़ानी होती है तो हम किसी भी टेस्ट के आइटम की जो कम संख्या है उसको हम बढ़ा देंगे, यानी हम उसमें अधिकतम आइटम रखेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ आइटम को हम बढ़ाते हैं वैलिडिटी प्रभावित होने लगती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी जैसे ही आइटम बढ़ा वैलिडिटी प्रभावित हुई। तो यहाँ आइटम को भी बढ़ाने से पहले हमको उसकी रियलिटी वैलिडिटी एक एक आइटम की सेपरेट देखनी होगी। तो जब भी हम किसी भी टेस्ट की रियलिबिलिटी बढ़ाते हैं, यहाँ आपके कंपटीशन में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन उसमें ये दे सकता है कि किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए पदों की संख्या में वृद्धि की गई, तो वहाँ पे वृद्धि की गई तो हाँ, पदों की संख्या में या एकांशों की संख्या में वृद्धि से परीक्षण की विश्वसनीयता बढ़ती है, लेकिन उसकी वैधता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि अगर रियलेबिलिटी बढ़ानी हो तो एकांशों को हम बढ़ा देंगे, पदों को बढ़ा देंगे, लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है, वैलिडिटी, उसकी, उस टेस्ट की वैधता आपकी प्रभावित हो जाएगी। यानी हम जब भी एकांश बढ़ाएंगे तो सिर्फ रियलेबिलिटी बढ़ेगी, वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। यहाँ जब भी हम टेस्ट की रियलेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं
तो वहाँ पे हमको अपने एकांशों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन एकांशों की जब हम अधिकतम संख्या बढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो बोले तो वैलिडिटी है वो प्रभावित होने लगती है। कहने का मीन्स कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द लार्जर longer a test the more reliable it will be. It is reasonable to accept that with larger sample of the behavior we can arrive at a more adequate and a consistent measure. किसी भी परीक्षण में पदों या एकांशों की जो संख्या है उसमें कमी या वृद्धि करने से मुख्य रूप से हमारा विश्वसनीयता गुणांक ही प्रभावित होता है। ऐसा स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी फार्मूले से पता चला है। ठीक है, यानी जब भी हम एकांशों की संख्या में कमी करेंगे या उसमें वृद्धि करेंगे उससे अगर कुछ प्रभावित होगा हमारे परीक्षण का तो वो प्रभावित होने वाली चीज है आपकी रियलेबिलिटी। और ये आपको अगर मेजर करना हो तो स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी जो फार्मूला है इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी हमको बढ़ाना है घटाना है इसका मेजरमेंट हमको करना है तो इसके लिए हम स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी फार्मूले को अप्लाई करके देख सकते हैं। यानी यहाँ फार्मूला जान लीजिए आप लोग, जिससे हमको एकांशों में अगर बढ़ाना हो या एकांशों में कमी करनी हो तो हम स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी जो कौन सा सूत्र है उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ है स्मॉल आर डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्मॉल n माइनस 1 आर। वापस मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी जो फार्मूला है इस फार्मूले की सहायता से एकांशों की संख्या में कमी या वृद्धि से विश्वसनीयता गुणांक कैसे प्रभावित होता है ये ज्ञात किया जा सकता है। ये आपका स्पीयरमैन ब्राउनी प्रोफेसी फार्मूला जो है इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा। स्मॉल आर डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर डैश डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल n माइनस 1 आर। क्लियर है? इस फार्मूले को हम जब भी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया है उसमें जो आपके एकांशों को बढ़ाया घटाया गया है इसका प्रभाव कहाँ तक हमारी रियलेबिलिटी पर पड़ा है। यहाँ आपका वहीं आएगा स्मॉल आर 11 जो है विश्वसनीयता गुणांक या मूल विश्वसनीयता, और जो है वो आर आपका दो अर्धखंडों के बीच सहसंबंध गुणांक। क्योंकि अर्धखंड विधि में पदों की संख्या में 2 गुना वृद्धि होती जाती है इसलिए यहाँ पे स्मॉल m इक्वल 2 मान लिया जाता है। ठीक है, और इसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे दूसरे वो फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वहीं आपका मैंने बताया कि स्मॉल आर डैश इक्वल 2 आर डैश अपॉन यानी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 माइनस स्मॉल आर डैश। इक्वलिटी अगर देखेंगे तो 2 आर डैश अपॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डैश। तो यहाँ जो आर आपका शो हो रहा है वह 2 अर्धखंडों के बीच सहसंबंध गुणांक है। 2 अर्धखंडों के बीच सहसंबंध गुणांक है। अर्ध विच्छेदन विधि द्वारा स्पीट हॉप मेथड द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में आपकी कालिक त्रुटि नहीं पाई जाती, यानी टेम्पोरल एरर्स इसमें नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बार किया जाता है। क्योंकि हम जब भी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो एक बार करेंगे, पार्ट उसके 2 भले हों, 2 खंडों में हम उसको डिवाइड करेंगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेट एक बार करेंगे, तो यहाँ टेम्पोरल एरर की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम अगर बात करें रियलेबिलिटी निकालने की,
तो यहाँ पे युक्तिपरक या तर्कयुक्त समानता विधि है। युक्तिपरक या तर्कयुक्त समानता विधि मीन्स मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। तो यहाँ मुक्तिपरक या तर्कयुक्त जो समानता विधि है, इस विधि को कुडर रिचर्डसन मेथड भी कहा जाता है। कारण कुडर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ कुडर रिचर्डसन मेथड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस मेथड को कुडर रिचर्डसन के नाम से भी पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन को जब कन्वर्ट करना होता है प्रोफेसर को, तो वो उसी क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं, उसे कन्वर्ट करके ऐसे दे दिया जाता है ताकि आप पहचान ना पाएँ। तो आप लोग पहचान लीजिएगा, क्योंकि युक्तिपरक कहेंगे या तर्कयुक्त समानता विधि कहेंगे या कुडर रिचर्डसन मेथड कहेंगे, कुल मिलाकर बात एक ही है, मेथड ऑफ रीजनिंग और इक्विवेलेंस। क्लियर है? वो पूछा आपसे यही जा रहा है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ सारे नाम आप लोगों को पता हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये जो आपका मेथड है तर्कयुक्त या कुडर रिचर्डसन, ये जो मेथड है, ये जो आपकी टेस्टरी टेस्ट मेथड थे, जो पैरेलल फॉर्म मेथड था, जो स्पीड हॉप मेथड था, इनमें जो आपकी कमियां थी, इनके दोषों से ये विधि आपकी मुक्त है। कहने का मतलब है कि जो मैं आपकी लिमिटेशन थी टेस्ट टेस्ट में, जो लिमिटेशन थी पैरेलल फॉर्म मेथड में, जो लिमिटेशन थी स्पीड हॉप टेस्ट में, वो लिमिटेशन, वो दोष आपकी इस मेथड में नहीं है। ठीक है। इसमें क्या है आपकी, ये जो मेथड है आपका कुडर का, इसमें परीक्षण जो होता है उसके विभिन्न पदों का पारस्परिक संबंध और पदों का संपूर्ण परीक्षण से सहसंबंध निकाला जाता है। कहने का अर्थ है कि जब भी हमारे पास कोई टेस्ट होता है और हमको कुडर के अकॉर्डिंग हमको उसकी रियलेबिलिटी देखनी है, तो कुडर के अकॉर्डिंग जब भी हम उसकी रियलेबिलिटी देखेंगे तो उसमें हमको देखना क्या होगा, हमारे जो सेपरेट आइटम हैं, भिन्न भिन्न जो पद हैं, सेपरेट सेपरेट जो हमारे आइटम हैं, उनके बीच में संबंध, यानी हर एक ही टेस्ट के सारे आइटम के बीच में क्या रिलेशन है, और उन पदों का, उन एकांशों का, उन आइटम का जो संपूर्ण परीक्षण से सहसंबंध है, उसको ज्ञात करेंगे हम। इसे कहा गया है आंतरिक संगति। यानी आपके पास जो टेस्ट है, उस टेस्ट की रियलेबिलिटी मेजर करने के लिए, उस टेस्ट की रियलेबिलिटी मेजर करने के लिए आप टेस्ट के ही जो सारे आइटम हैं, उन आइटम का एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध ज्ञात करेंगे। यानी आपका एक ही टेस्ट है, उसके जितने सारे आइटम हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशन निकालेंगे आइटम का आइटम के ही साथ, और टेस्ट आपका एक ही होगा। ठीक है। तो यहाँ टेस्ट आपका एक ही है, उस टेस्ट के बीच में जो कोरिलेशन निकाले जा रहे हैं, यानी उनके आइटम के बीच में जो कोरिलेशन निकाले जा रहे हैं, उससे उनकी आंतरिक संगति का पता चलता है। तो यहाँ उसको आंतरिक संगति या गुणांक के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी हम इस टेस्ट को यूज़ करेंगे तो उसमें हम किसी टेस्ट के सारी आइटम्स के आपस में सहसंबंध की गणना करेंगे। क्लियर है? इसमें सबसे मूल यह है कि ये जो आपका टेस्ट है, इसमें सबसे मूल बात यह है कि ये जो टेस्ट होता है, इसमें जो भी आपके आइटम्स होते हैं जिनको सम्मिलित किया जा रहा है, वो आइटम आपके साइकोलॉजिकल और सोशियोमेट्रिक तरीके के होने चाहिए। सोशियोमेट्रिक, आपको पता है कि सोशियोमेट्रिक मेथड में हम हमेशा रिलेशन की बात करते हैं, एक का दूसरे के साथ कैसा और कितना संबंध अच्छा है। तो यहाँ इसमें साइकोलॉजिकल और सोशियोमेट्रिक तरीके से इसकी जो संबंध है उसकी गणना की जाती है। इसी समाजीयता को, जो समजातीयता है इसकी, इसी को कहा गया है आंतरिक संगति। यानी हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो इसकी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करेंगे और उसके अंतर्गत इसकी समजातीयता को हमको देखना है। समजातीयता के अंतर्गत इसकी आंतरिक संगति, 2 एकांश हैं, 4 एकांश हैं, 10 एकांश हैं, 30 एकांश हैं, हर एकांश का
एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, क्या इसमें के बीच में चल रहा है, क्या कोरिलेशन है, उन सारे कोरिलेशन को हमको बाहर निकाल करके देखना होगा। यानी हम एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले, टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही हमको उसके बीच की आंतरिक संगति यानी कोरिलेशन हमको निकालना होगा। जब हम उसकी कोरिलेशन को निकालेंगे तो इससे हमको उस टेस्ट की रियलेबिलिटी यानी उसकी जो रियलेबिलिटी है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले ही हमको पता चल जाएगी। फिर हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वहाँ पे टेस्ट के जो आपके आइटम है उनके बीच की रियलेबिलिटी और साथ ही जिस पर्सन पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उस एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमको स्कोरिंग मिलेगी उसकी, उन दोनों से हमको पता चलेगा कि हमारा टेस्ट कितना रियलेबल है। ठीक है, यहाँ पे कुडर का जो फॉर्मूला है उसको भी देखा जाता है। और बात करें कि इस विधि की चूँकि अर्धविच्छेदन विधि की तरह अगर इस विधि का हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर एक ही समय पर किया जाता है। जब भी हम इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उसे एक ही समय पे हम करेंगे। यह जो मेथड है व्यक्ति के प्रत्येक परीक्षण पद पर उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग कर सकता है। ये जो मेथड है जिस सब्जेक्ट पे हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसका अगर मेजरमेंट हमको करना है तब भी इस मेथड को हम यूज़ करके कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुडर-रिडर्सन का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करना पड़ता है और ये संख्या उनकी कुडर-रिडर्सन की जो सूत्र है उसकी संख्या 20 का प्रयोग करना होगा। अब आप कहेंगे ये 20 नंबर क्या है, तो ये 20 नंबर आप लोग फार्मूला नोट ही कर लीजिए। स्मॉल r इक्वल n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस कैपिटल सिग्मा पी क्यू अपान स्मॉल सिग्मा 1 स्क्वायर। ये कुडर-रिडर्सन का फॉर्मूला नंबर 20 है जिसको यूज करके ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात कर सकते हैं हम? विश्वसनीयता। और ये आपके जब टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस टेस्ट की मेजरमेंट करने के लिए हमको इस फार्मूले को यूज़ करना हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे मूल बस यही ज़रूरी है कि जब भी हम इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करें तो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम उस टेस्ट के जितने एकांश हैं सबकी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करें और उसकी समजातीयता को देखें। हमको उसकी आंतरिक संगति को देखना है। तो यहाँ जब हम आंतरिक संगति को मेज़र करेंगे तो वहाँ पे आप इस टेस्ट की रियलेबिलिटी बोले तो बढ़ जाती है। मीन्स कि द मेथड ऑफ रिलेशनल इक्विवेलेंस स्ट्रेसर्स द इंटरकोरिलेशन of the esteem in the taste and the correlation of the item with the taste as a whole. The assumption of this method is that each item of the taste at least should be homogeneous. तो यहाँ homogeneous होना मस्ट है, तब तो हम उसकी आंतरिक संगति का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके विपरीत अवस्था में हम नहीं कर सकते। क्लियर है?